किसी क्षण अवश्य ही कुछ शून्य से निकलकर आया होगा। सोफी एमंडसन स्कूल से अपने घर की ओर आ रही थी। वापसी के शुरू वाले हिस्से में जोआना उसके साथ थी। वे रोबोट्स पर चर्चा कर रही थी। जोआना सोचती थी कि मनुष्य का मस्तिष्क एक उन्नत कंप्यूटर जैसा ही है, पर सोफी उससे पूरी तरह सहमत नहीं थी। निश्चय ही एक व्यक्ति महज मशीन ही तो नहीं होता ना। सुपरमार्केट पहुंचने के बाद वे अपने अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी। सोफी एक पसर रहे उपनगर के बाहरी हिस्से में रहती थी और वहां से स्कूल की दूरी जोआना की तुलना में दुगनी थी। उसके घर के आगे वाले बाग से परे कोई और मकान नहीं थे, जिससे ऐसा लगता था कि उनका मकान दुनिया के आखिरी छोर पर है, जहां से आगे वह वन शुरू हो जाते हैं। नुक्कड़ से घूमकर वह क्लोज में आ गई। सड़क के आखिरी सिरे पर एक तीखा मोड़ था, जिसे कैप्टन्स बैट्स कहते थे। सप्ताहांत को छोड़कर लोग उस तरफ अक्सर नहीं जाते थे। मई के शुरुआती दिन थे। कुछ बागों में फलदार वृक्ष डैफोडिल्स के घने गुच्छों से घिरे हुए थे। वृक्ष के वृक्षों पर पहले से ही हल्के हरे पत्ते आने लगे थे। कितनी अद्भुत बात थी कि वर्ष के इस समय न जाने कैसे हर चीज फूट निकलती थी। क्या बात थी कि बर्फ के आखिरी निशान गायब होते और मौसम में हल्का गुनगुनापन आते ही मरी हुई धरती से हरी वनस्पति का विशाल कलेवर बाहर उमड़ पड़ता था। जैसे ही सोफी ने अपने बाग का दरवाजा खोला, उसने मेल बॉक्स में झांका। प्रायः भारी मात्रा में बेकार की डाक होती और कुछ बड़े लिफाफे उसकी माँ के नाम होते। एक ऐसा ढेर जिसे वह रसोई की मेज पर पटक देती और फिर ऊपर अपने कमरे में होमवर्क शुरू करने के लिए जा पहुंचती। कभी कभी उसके पिता के नाम बैंक से भी कुछ पत्र होते, पर उसके पिता एक साधारण पिता नहीं थे। सोफी के पिता एक बड़े तेलवाहक जहाज के कैप्टन थे और वर्ष का अधिकतर समय बाहर यात्रा पर ही रहते थे। जब कभी कुछ सप्ताहों के लिए वह घर पर होते तो सोफी और उसकी माँ के लिए घर को सुखद और आरामदेह बनाने के लिए घर में चीज़ों को सजाते संवारते रहते। किंतु जब वह समुद्री अभियान पर होते तो कहीं बहुत दूर जा चुके प्रतीत होते। मेल बॉक्स में केवल एक ही पत्र था और वह था सोफी के नाम। सफ़ेद लिफाफे पर लिखा था, सोफी एमंडसन, 3 क्लोवर क्लोज। बस इतना ही। भेजने वाला कौन है यह कहीं नहीं लिखा था। इस पर कोई डाक टिकट भी नहीं था। सोफी ने गेट बंद करते ही लिफाफा खोला। अंदर लिफाफे के साइज के बराबर कागज की एक स्लिप थी। लिखा था, तुम कौन हो? और कुछ नहीं, केवल 3 शब्द हाथ से लिखे हुए और उनके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह। उसने लिफाफे को दोबारा देखा। पत्र तो निश्चय ही उसी के लिए था। आखिर मेल बॉक्स में इसे किसने डाला होगा? सोफी जल्दी जल्दी लाल मकान में चली गई। हमेशा की तरह आज भी उसकी बिल्ली सेरेकन फुर्ती से झाड़ियों से निकलकर आगे बढ़ती पैड़ी पर कूदी और इससे पहले कि सोफी घर का दरवाज़ा बंद करती अंदर आ गई। जब सोफी की माँ का मूड ठीक नहीं रहता तो वह घर को मैनेजरी जंगली जानवरों का संग्रहालय कहती। निश्चय ही सोफी के पास यह संग्रहालय था और वह इससे काफ़ी खुश थी। इसकी शुरुआत हुई थी 3 सुनहरी मछलियों से, गोल्ड टॉप, रेड राइडिंग हुड और ब्लैक जैक। उसके बाद वह 2 ऑस्ट्रेलियाई बजरीगर मिट्ठू ले आई, जिनके नाम स्मिथ और स्म्यूल था। फिर गोविंदा नामक कछुआ आया और अंत में मार्मालेड जैसी बिल्ली सेरेकन। यह सब उसे इसलिए दिए गए थे क्योंकि उसकी माँ कभी भी
अपने काम से दोपहरी बिताने के भी काफ़ी देर तक घर नहीं लौट पाती थी और उसके पिता तो अधिकांश समय बाहर ही रहते थे। सारी दुनिया में समुद्री यात्राएं करते हुए सोफी ने अपना स्कूल बैग फर्श पर एक कोने में लटका दिया और एक बड़े कटोरे में कैट फूड भरकर शेरिकन के सामने रख दिया। फिर वह रहस्यमय पत्र अपने हाथ में लिए हुए रसोई में स्टूल पर बैठ गई। तुम कौन हो? उसे इसकी कोई समझ नहीं थी। हाँ, वह सोफी एमंसन अवश्य थी, किंतु सच में वह थी कौन? वास्तव में इसका सुराग नहीं लगा पाई थी अब तक। अगर उसे कोई दूसरा नाम दे दिया गया होता तो क्या होता, जैसे एनी नटसेन, तो तब क्या वह कोई और हो जाती? तब अचानक उसे याद आया कि शुरू में उसके पिता चाहते थे कि उसे लिलेमोर के नाम से जाना जाए। सोफी ने कल्पना करने का प्रयास किया कि वह लिलेमोर एमंसन के रूप में अपना परिचय दे रही है और हाथ मिला रही है, किंतु उसे यह सब गलत लगा। वह तो कोई और थी जो सबको अपना परिचय दिए जा रही थी। वह कूदकर बाथरूम में चली गई। उस विचित्र पत्र को अपने हाथ में लिए हुए अब वह दर्पण के सामने खड़ी होकर अपनी आंखों की प्रतिछाया को एकटक देख रही थी। मैं सोफी एमंसन हूँ, उसने कहा। दर्पण में मौजूद लड़की ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की कि थोड़ा सा भी हिलती डुलती। जो कुछ भी सोफी करती वह भी हूबहू वैसा ही करती। सोफी ने दर्पण में अपनी प्रतिछाया को चपल गति से हराने की चेष्टा की, किंतु वह भी उतनी ही तेज निकली। तुम कौन हो? सोफी ने पूछा। सोफी को इसका भी कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। हाँ, उसे क्षणिक भ्रम तो जरूर हुआ कि यह प्रश्न उसने पूछा था या उसकी प्रतिछाया ने। सोफी ने अपनी वर्तनी शीशे में नाक पर लगाई और कहा, तुम मैं हो? जब उसे उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने वाक्य को पलटा कर कहा, मैं तुम हूँ। सोफी एमंसन प्रायः अपनी सख्त सूरत से असंतुष्ट रहती थी। उसे अक्सर बतलाया जाता कि उसकी आंखें सुंदर हैं, बादाम के आकार सी, किंतु लोग शायद सिर्फ ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उसकी नाक कुछ ज़्यादा ही छोटी थी और मुंह ज़्यादा बड़ा। उसके नाक भी आंखों के कुछ ज़्यादा नज़दीक थे। सबसे खराब थे उसके सीधे लटकते बाल, जिनके साथ कुछ भी करना असंभव था। कभी कभी उसके पिता उसके बालों को सहलाते और उसे क्लाड डेबुसी के एक संगीत रचना की तर्ज पर अलसी जैसी बालों वाली लड़की कहते। पिताजी के लिए तो यह ठीक था, क्योंकि उन्हें ऐसे सीधे सपाट केसों के साथ जीने की कोई मजबूरी नहीं थी। सोफी के केसों पर न तो किसी खूबसूरत क्रीम और न ही किसी स्टाइलिंग जेल का कोई प्रभाव पड़ता। कभी कभी सोफी सोचती कि वह कितनी भद्दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जन्म से ही ऐसी बदशक्ल हो। उसकी माँ सदैव उसे जन्म देते समय हुई अपनी प्रसव पीड़ा का जिक्र करती रहती थी, किंतु क्या उसकी बदसूरती इसी कारण थी? कितना अजीब था कि उसे यह भी नहीं मालूम कि वह असली में कौन थी। और क्या यह अनुचित नहीं था कि इससे इस बारे में कभी भी नहीं पूछा गया कि वह कैसी दिखना चाहती है? उसकी छवि तो बस उस पर मढ़ दी गई थी। वह अपने मित्रों को तो चुन सकती थी, किंतु यह निश्चित था कि उसने स्वयं को खुद नहीं चुना था। उसने तो यह भी नहीं चुना था कि वह एक मानुषी बनेगी। मनुष्य होना क्या है? सोफी ने एक बार फिर से शीशे में खड़ी लड़की पर निगाह डाली। मैं सोचती हूँ अब ऊपर जाकर जीव विज्ञान का होमवर्क करूँगी, उसने लगभग क्षमा याचना के भाव से कहा। पर बाहर हाल में आई तो फिर सोचने लगी, नहीं, इससे तो बेहतर होगा कि मैं बाग में जाऊं। किट्टी किट्टी किट्टी, सोफी ने बिल्ली को भगाकर दरवाजे की पैड़ियों पर निकाल दिया और
बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब सोफी बाहर बजरी वाले रास्ते पर उस रहस्यमय पत्र को हाथ में लिए खड़ी थी कि एक बड़ा ही विचित्र भाव उसके शरीर में दौड़ गया। उसे लगा जैसे वह एक गुड़िया है जिसे कोई जादुई छड़ी घुमाकर अचानक सजीव बना दिया गया है। क्या यह अद्भुत नहीं था कि ठीक इस पल वह इस दुनिया में मौजूद है। आश्चर्यजनक जोखिमपूर्ण संसार में इधर उधर घूमते हुए शेरकन कैकरील रास्ते को हल्के से फुदक कर पार कर गई और लाल करांट की घनी झाड़ियों में जा छुपी। सफ़ेद मूँछों जैसे बालों से लेकर हिलती पूंछ तथा प्राणवान ऊर्जा से भरी हुई एक चपल छरहरी बिल्ली यहाँ बाग में थी, पर उसके मन में सोफी जैसे विचार नहीं थे। जैसे ही सोफी ने अपने जिंदा होने के बारे में सोचना शुरू किया, तुरंत ही उसके मन में यह भी आया कि वह सदैव जीवित नहीं रहेगी। अभी मैं दुनिया में मौजूद हूँ, उसने सोचा, किंतु एक दिन तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? यह एक अन्य प्रश्न था जिसके विषय में बिल्ली अपनी अनभिज्ञता में प्रसन्न थी। सोफी की दादी माँ का देहांत हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 6 महीने से अधिक समय तक सोफी उन्हें हर रोज़ याद करती थी। कितना अनुचित है, जीवन को समाप्त होना ही पड़ता है। सोफी कंकरीले रास्ते पर सोचती हुई खड़ी थी। अपने जीवित होने को लेकर उसने और भी जोर से सोचने की चेष्टा की ताकि भूल सके कि वह सदैव जीवित नहीं रहेगी, किंतु यह असंभव था। जैसे ही वह अपने जीवित होने के एहसास पर ध्यान एकाग्र करती, उसी क्षण अपने मरने की बात भी दिमाग में आ जाती। दूसरी तरह से सोचने की कोशिश करने पर भी वैसा ही हुआ। एक दिन वह मर जाएगी, इस बारे में तीव्रता से सोचने पर ही वह अभी अपने जीवित होने की अद्भुत सुंदरता और अच्छाई का भरपूर आनंद महसूस कर सकती थी। यह अनुभूति एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी थी, जिसे वह बराबर उलट पुलट रही थी, और जैसे ही सिक्के का एक पहलू बड़ा और ज़्यादा साफ होता, वैसे ही दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा और साफ नजर आने लगता। उसे लगा कि जीवित होने का अनुभव आप यह महसूस किए बिना नहीं कर सकते कि आपको मरना है। यह महसूस करना कि आपको मर जाना है तब तक नामुमकिन है जब तक आप यह न सोचें कि जीवित होना कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय रूप से विस्मयकारी। सोफी को याद आया, सोफी की दादी माँ का देहांत हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ था। 6 महीने से अधिक समय तक सोफी उन्हें हर रोज़ याद किया करती थी। कितना अनुचित है कि जीवन को समाप्त होना ही पड़ता है। सोफी कंकरीले रास्ते पर सोचती हुई खड़ी थी। अपने जीवित होने को लेकर उसने और भी जोर से सोचने की चेष्टा की ताकि भूल सके कि वह सदैव जीवित नहीं रह पाएगी, किंतु यह असंभव था। जैसे ही वह अपने जीवित होने के एहसास पर ध्यान एकाग्र करती, उसी क्षण अपने मरने की बात भी दिमाग में आ जाती। दूसरी तरह से सोचने की कोशिश करने पर भी वैसा ही हुआ। एक दिन वह मर जाएगी, इस बारे में तीव्रता से सोचने पर ही वह अभी अपने जीवित होने की अद्भुत सुंदरता और अच्छाई का भरपूर आनंद महसूस कर रही थी। यह अनुभूति एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी थी, जिसे वह बार बार उलट पुलट रही थी, और जैसे ही सिक्के का एक पहलू बड़ा और ज़्यादा साफ होता है, वैसे ही दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा और साफ नजर आने लगता है। उसे लगा कि जीवित होने का अनुभव आप यह महसूस किए बिना नहीं कर सकते कि आपको मरना है। यह महसूस करना कि आपको मर जाना है तब तक नामुमकिन है जब तक आप यह न सोचें कि जीवित होना कितना अद्भुत है, कितना अविश्वसनीय
रूप से विस्मयकारी है। सोफी को याद आया कि दादी माँ भी उस दिन कुछ ऐसा ही कहा था जब डॉक्टर ने उन्हें बताया था कि वह बीमार है। मैंने आज से पहले यह कभी महसूस नहीं किया कि जीवन कितना अद्भुत है, दादी ने कहा था। कैसी विडंबना है यह समझने के लिए कि जीवित रहना कैसा सुंदर उपहार है। लोगों को बीमार होना पड़ता है या फिर उन्हें अपने मेल बॉक्स में एक रहस्यमय पत्र को प्राप्त करना होता है। शायद उसे जाकर देखना चाहिए कि कोई और पत्र तो नहीं आए हैं। सोफी जल्दी जल्दी गेट के पास गई और हरे रंग के मेल बॉक्स में झांका। यह देखकर चौंक गई कि उसमें एक सफ़ेद लिफाफा और पड़ा था, बिल्कुल पहले जैसा। किंतु जब उसने पहला लिफाफा निकाला था तब तो मेल बॉक्स बिल्कुल खाली हो गया था। इस लिफाफे पर भी उसका नाम लिखा था। उसने इसे फाड़कर खोला और अंदर से एक कागज़ निकाला। यह भी बिल्कुल पहले वाले साइज का था। दुनिया कहाँ से आई? इस कागज़ पर लिखा था, मुझे नहीं मालूम। सोफी ने सोचा, सच तो यह है कि इस बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। फिर भी उसे लगा कि यह प्रश्न उचित ही था। उसने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया कि कम से कम यह पूछे बिना कि दुनिया कहाँ से आई। दुनिया में रहना उपयुक्त नहीं है। इन रहस्यमय पत्रों से सोफी का दिमाग चकराने लगा। उसने फैसला किया कि वह अपनी माद में जाकर बैठेगी। माद सोफी की छिपने की सबसे अधिक गुप्त जगह थी। जब वह बहुत गुस्से में होती या बहुत दुखी होती या फिर अत्यंत प्रसन्न होती थी तो वह आकर इसी जगह छिप जाती थी। आज तो वह पूरी तरह दिग्भ्रमित थी। लाल मकान के चारों ओर बहुत बड़ा बाग था। उसमें बहुत सी फूलों की क्यारियाँ, फूलों की झाड़ियाँ, विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्ष, एक लंबा चौड़ा लॉन था जिसमें एक झूला और एक समर हाउस था जिसे दादाजी ने दादी माँ के लिए बनवाया था। यह उन दिनों की बात है जब उनकी पहली बच्ची जन्म के कुछ सप्ताहों के अंदर ही चल बसी थी। उस बच्ची का नाम मेरी था। उसकी कब्र के पत्थर पर यह शब्द लिखे थे, छोटी मेरी हमारे पास आई, हमारा अभिवादन किया और फिर चली गई। बाग के एक कोने में रसभरी की झाड़ियों के पीछे एक घना झुरमुट था जहाँ न फूल लगते थे और न ही बेरियाँ। वास्तव में यह वह एक पुरानी बाड़ी थी जो किसी समय बाग की बाउंड्री के रूप में लगाई गई थी, पर क्योंकि इसे पिछले 20 वर्षों से काटा छांटा नहीं गया था, यह बढ़ती बढ़ती इतनी घनी और उलझ गई थी कि कुछ भी इसके आर पार नहीं जा सकता था। दादी माँ कहा करती थी कि पिछले युद्ध के दौरान इसी झाड़ी के कारण लोमड़ियों के लिए चूजे उठा ले जाना बेहद कठिन हो गया था, जबकि वे बाग में खुले घूमते थे। सोफी को छोड़कर बाकी सब के लिए यह झाड़ी उतनी ही बेकार थी जितना बाग के दूसरे छोर पर खरगोशों का बाड़ा। किंतु ऐसा इसलिए था कि कोई भी सोफी का गोपनीय भेद जानता नहीं था। सोफी की झाड़ियों में बने छोटे से छेद की बहुत पहले से जानकारी थी। वह रेंगती हुई छेद के पार निकली तो झाड़ियों के बीच बनी एक बड़ी खोखर में जा पहुंची। यह जगह एक छोटी माद जैसी थी। वह निश्चिंत थी कि यहाँ उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकेगा। दोनों लिफाफों को हाथ में थामे सोफी बाग में दौड़ती गई। फिर हाथों और पाँवों के बल घुटनियों चलती हुई वह झाड़ियों में घुस गई। इस गुप्त माद में इतनी जगह थी कि सोफी उसमें सीधा खड़ी हो सकती थी, किंतु आज वह टेढ़ी मेढ़ी जड़ों के एक ढेर पर बैठ गई। वहाँ बैठकर वह पत्तों और टहनियों के बीच बने छोटे छोटे छिद्रों से बाहर देख सकती थी। हालांकि कोई भी छेद किसी छोटे सिक्के से बड़ा नहीं था, फिर भी वह सारे बाग पर अच्छी नज़र रख सकती थी।
जब वह छोटी थी तो उसे वहाँ पेड़ों के बीच उसे ढूंढते फिरते से माता पिता को देखने में बड़ा मज़ा आता था। उसके लिए यह एक खेल था। सोफी सदा ही यह सोचती थी कि यह बाग एक अलग ही दुनिया है। जब भी बाइबल में ईडन की बगिया की बात सुनती तो उसे लगता कि यह गुप्त स्थान भी वैसा ही है जहाँ बैठकर वह छोटे से स्वर्ग का सर्वेक्षण कर रही है। दुनिया का निर्माण कैसे हुआ, इस बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी। सोफी को इतना मालूम था कि धरती अंतरिक्ष में एक छोटा सा ग्रह है, लेकिन अंतरिक्ष कहाँ से आया? ऐसा संभव था कि अंतरिक्ष सदा से ही रहा हो। इस सूरत में उसे यह पता लगाने की जरूरत नहीं है कि यह कहाँ से आया, पर क्या कोई चीज़ हमेशा से ही रहती है और हमेशा ही बनी रह सकती है? उसके मन की गहराई में इस विचार के विरोध का भी कोई आधार था। निश्चय ही दुनिया में मौजूद हर चीज़ का आरंभ कभी न कभी तो हुआ ही होगा। इसलिए अंतरिक्ष भी संभवतया किसी समय किसी दूसरी चीज़ से बनाया गया होगा। किंतु यदि अंतरिक्ष किसी दूसरी चीज़ से बना तो वह दूसरी चीज़ भी किसी अन्य चीज़ से बननी चाहिए। सोफी ने महसूस किया कि वह मूल समस्या को सिर्फ टालती जा रही है, किंतु किसी बिंदु पर कोई चीज़ शून्य से बनी होनी चाहिए। क्या यह बात उस असंभव विचार की तरह नहीं है कि संसार का अस्तित्व सदा से रहा है बिना किसी प्रारंभ के? उन्होंने स्कूल में सीखा था कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है। सोफी ने स्वयं को सांत्वना देने का प्रयास किया कि संभवतः यही इस समस्या का सबसे बढ़िया समाधान है, किंतु उसने फिर से सोचना शुरू किया। वह यह तो स्वीकार कर सकती थी कि ईश्वर ने अंतरिक्ष बनाया, किंतु फिर स्वयं ईश्वर कहाँ से आया? क्या उसने स्वयं को शून्य से बनाया था? एक बार फिर उसके मन की गहराई में कुछ था जो इस विचार का विरोध कर रहा था। माना कि ईश्वर सब प्रकार की चीज़ें बना सकता है, किंतु वह स्वयं को तब तक नहीं बना सकता जब तक उसके पास बनाने के लिए स्व न हो, तो बस एक संभावना शेष बची रह जाती। ईश्वर का अस्तित्व सदा रहा है, ईश्वर स्वयंभू है, किंतु इस संभावना को तो वह पहले ही अस्वीकार कर चुकी थी। हर चीज़ का जो भी अस्तित्ववान है एक आरंभ तो होना ही चाहिए। उफ, कैसी उलझन है। उसने दोनों लिफाफे फिर खोल डाले। तुम कौन हो? दुनिया कहाँ से आई? नाहक परेशान करने वाले सवाल। और हाँ, यह पत्र कहाँ से आया? यह बात भी लगभग उतनी ही रहस्यमय थी। वह कौन है जिसने सोफी के जीवन को झंझोड़ कर रख दिया था और अचानक ही उसे विश्व की सबसे गूढ़ पहेलियों के सामने ला खड़ा किया था? सोफी तीसरी बार फिर अपने मेल बॉक्स के पास पहुंची। कुछ क्षण पहले ही डाकिया आज की डाक डाल गया था। सोफी ने इसमें से बेकार चिट्ठियों का बड़ा सा ढेर बाहर निकाला, जिसमें कुछ पत्र पत्रिकाएं थीं और कुछ के पत्र उसकी माँ के लिए थे। एक पोस्ट कार्ड था। उष्णकटिबंधीय समुद्र तट का चित्र बना था इस पर। उसने कार्ड को उल्टा। इस पर नॉर्वे की डाक टिकट लगी थी और इस पर डाक चिन्ह था यूएन बटालियन। क्या इसे पापा ने भेजा था? किंतु वह तो इस समय एकदम किसी दूसरी जगह पर थे और हैंडराइटिंग हस्तलेखन भी उनकी नहीं थी। जब सोफी ने देखा कि पोस्ट कार्ड पर लिखा है हेल्डे मोलर नैग मार्फत सोफी एमंसन क्लोवर क्लोज, तो उसकी नज़र तेज चलने लगी। बाकी पता बिल्कुल सही था। कार्ड पर लिखा था, प्रिय हिल्डे, 15वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे भरोसा है तुम यह समझ जाओगी कि मैं तुम्हें ऐसा उपहार देना चाहता हूँ जो तुम्हारे बड़े होने में मदद करेगा। इस कार्ड को सोफी की
भेजने के लिए क्षमा करना, यह सबसे आसान तरीका था। पिता की ओर से प्यार। सोफी दौड़ती हुई वापस मकान में पहुंची और रसोई में चली गई। उसके दिमाग में गहन उथल पुथल हो रही थी। यह हिल्डे कौन थी जिसका 15वां जन्मदिन उसके अपने जन्मदिन से 1 महीने पहले पड़ा रहता था? सोफी ने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली। मोलर नाम के बहुत सारे आदमी थे और कई नैग नाम के भी थे, किंतु पूरी डायरेक्टरी में मोलर नैग के नाम से कोई नहीं था। उसने रहस्यमय कार्ड को दोबारा ध्यान से देखा। कार्ड तो सही लगता था, इस पर टिकट भी लगा था और डाकखाने की मुहर भी थी। आखिर कोई पिता अपनी बेटी के जन्मदिन की बधाई का कार्ड सोफी के पते पर क्यों भेजेगा, जबकि कार्ड किसी दूसरे पते पर जाना चाहिए था? किस तरह एक पिता जानबूझकर उसके जन्मदिन का कार्ड दूसरी जगह भेजकर अपनी बेटी को धोखा देना चाहेगा? यह सबसे आसान तरीका कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात यह थी कि वह हिल्डे नाम की लड़की का पता कैसे लगा पाएगी? सोफी के सामने चिंता करने के लिए अब एक और समस्या खड़ी हो गई थी। उसने अपने गड्ढमड विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आज तीसरे पहर 2 घंटों की छोटी समयावधि में उसके सामने 3 उलझनें परोस दी गई थी। पहली समस्या थी, वे 2 सफ़ेद लिफाफे उसके मेल बॉक्स में किसने रखे? दूसरी पहेली, वे कठिन प्रश्न थे जो इन लिफाफों में रखे कागजों में लिखे थे। तीसरी परेशानी थी, यह हिल्डे मोलर नैग कौन हो सकती है और उनका जन्मदिन बधाई कार्ड सोफी को नॉर्वे से क्यों भेजा गया है? उसे विश्वास था कि यह तीनों समस्याएं किसी न किसी रूप में आपस में जुड़ी हुई। ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि आज तक तो वह पक्की तरह से एक साधारण जीवन ही जीती आ रही थी। आज इतना ही।